हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैग, टेंशन, वाइब्रेशन एंड डैम्पर्स। ठीक है, आज के जो एमसीक्यू होंगे वो इसी टॉपिक पर होंगे। तो होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। उसके पहले मैं देखो ये बता देती हूँ कि सैग एंड स्पैन क्या होता है। जैसे ये दो पोल है तो दो पोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, स्पैन। और ये जो है कंडक्टर्स, ये जो यहाँ से ये लटक रहा है तो इसको क्या हो गया, ये हो गया सैग। ठीक है, नीचे का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, आगे हम जो है इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो और हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें, व्हाट हैपन्स टू द टेंशन in a conductor hanged between two poles when the temperature varies। ठीक है, तो टेंशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेंशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेंशन फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर टेंशन इन कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएंट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, तो टेंशन और सैग का रिलेशन टेम्परेचर और लोडिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेंशन और सैग का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और लोडिंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो कंडक्टर जो है वो श्रिंक होता है और टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। कंडक्टर अगर देखो, अगर श्रिंक होगा, है ना, अगर ये श्रिंक होता चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो टेंशन है वो भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी कि टेंशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेंशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेंशन बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो टेंशन जो है वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन सैग व्हेन आइस एंड विंड इफेक्ट आर एलिमिनेटेड। सैग डिक्रीजेस, सैग इंक्रीजेस, सैग रिमेन कांस्टेंट, या फिर सैग बिकम जीरो। तो हर मेटेलिक बॉडी गर्म होने पर जो है वो फैलती है और टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की लेंथ भी जो है वो बढ़ जाती है। और लेंथ बढ़ने का मतलब है कि सैग का भी बढ़ना, है ना। कंडक्टर, ये जैसे ये पोल है, ये कंडक्टर हो गया हमारा, तो टेम्परेचर से क्या होता है, ये जो है मेटल जो है वो फैलता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सैग है वो भी बढ़ने लगेगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, सैग इंक्रीजेस। What is the relation between length of span and sag? ठीक है, इसमें जो है हमको रिलेशन बताना है सैग का और स्पैन का। तो सैग, ये सैग है एक्चुअली, सैग लिख दिया ये, इसका है ऑप्शन सी, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन का स्क्वायर। अल्टीमेट स्ट्रेस स्पैन की लेंथ के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पैन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस और उतना ज़्यादा सैग मिलेगा। बाकी चीज़ें जैसे टेंशन, कंडक्टर टाइप, ये सेम रहने पर भी जो स्पैन लेंथ है मैटर करता है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सैग फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। हाई होता है, लो होता है, नाइदर टू लो नाइदर टू हाई, या फिर एनीथिंग। अगर सैग बहुत ज़्यादा हो तो कंडक्टर की ज़्यादा लेंथ लगेंगी। ठीक है ना, मान के चलते हैं ना, जैसे ये दो पोल है, सैग अगर कम है तो कंडक्टर भी कम लगेगा, लेकिन सैग अगर ज़्यादा है तो कंडक्टर भी जो हमको है वो ज़्यादा लगेगा, जिसमें वेट बढ़ेगा और सपोर्ट पर लोड भी बढ़ेगा। अगर सैग बहुत कम हो तो टेंशन जो है वो बढ़ जाएगा और छोटी सी टेम्परेचर गिरावट या वाइब्रेशन में कंडक्टर जो है वो टूट भी सकता है। हम कंडक्टर को ऐसे लगा सकते हैं क्या, नहीं, इससे जो है टेंशन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, नाइदर टू लो नाइदर टू हाई। An overhead transmission line has a span of 220 meter, conductor weighting 0.604 kg per meter. What will be the maximum sag if the working tension is 2879 kg? तो मैक्सिमम सैग का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8T,
W क्या है, कंडक्टर का वेट कितना दिया है हमको 0.604। L क्या हो जाएगा इसमें, स्पैन लेंथ, तो ये कितनी है 220 मीटर इंटू 220, 8 इंटू टेंशन कितना दिया है इसमें 2879। ठीक है, तो इसका जो है हमको अभी कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगभग जो आंसर है 1.27 मीटर का मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। What is the value of working stress in overhead conductors? Less than ultimate stress, more than ultimate stress, always equal to ultimate stress या फिर should be zero। तो वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करने की वजह है से वर्किंग स्ट्रेस हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस से जो है वो कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस। व्हाट इज सैग एक्सीड 10% ऑफ द स्पैन लेंथ, द शेप मेड बाय द कंडक्टर इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेप। है ना, अभी हमने देखा था कि सैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पैन के स्क्वायर में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वायर जब सेम लेवल सपोर्ट के बीच स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप कैटेनरी कर्व बन जाता है। लेकिन अगर सैग बहुत छोटा है, लगभग 10% से भी कम है स्पैन लेंथ के, तो वो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा पैराबोला जैसे जो है वो दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटेनरी। व्हाट आर एओलिन वाइब्रेशन इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स। ये एओलिन वाइब्रेशन क्या होता है, एओलिन वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितना, लगभग 500 हर्ट्ज तक की जो है फ्रीक्वेंसी होती है, और स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब कि 20 से 50 mm तक के जो है इसमें एम्पलीट्यूड होता है। ये वर्टेक्स एक्शन से लाइट विंड मतलब कि 5 से 20 किलोमीटर पर आवर में होती है। समझ रहे हो, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इसको बोल सकते हैं एओलिन वाइब्रेशन को। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन। व्हाट आर गैलोपिंग वाइब्रेशन इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसमें जो है आपको नई नई टर्म्स जानने को मिल रही है इसमें। ठीक है, तो गैलोपिंग वाइब्रेशन इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर क्या होता है, तो गैलोपिन वाइब्रेशन लो फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन होते हैं, मतलब कि 1 से 2 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है, और इसका एम्पलीट्यूड होता है हाई, लगभग कितना 6 मीटर तक का वाइब्रेशन होता है ये। तो ये स्लिट स्ट्रॉम और स्ट्रॉन्ग विंड में आती है और कंडक्टर डांस करने लगते हैं इसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इसमें होने लगती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन। सेम इसका ऑपोजिट था क्या, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड का एओलिन वाइब्रेशन, और ये क्या हो गया गैलोपिंग वाइब्रेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशन कॉज डिफरेंट कंडक्टर्स टू टच ड्यू टू हाई स्विंग। तो गैलोपिंग वाइब्रेशन की खासियत है हाई एम्पलीट्यूड, है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो कंडक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में बहुत हिलते डुलते हैं, जिससे वे आपस में टकरा भी सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गैलोपिंग वाइब्रेशन। डांसिंग ऑफ ओवरहेड कंडक्टर्स अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। अभी हमने पढ़ा था गैलोपिंग वाइब्रेशन। व्हाट आर द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन। ठीक है, कौन कौन सी मेथड है, horizontal conductor configuration, vertical conductor configuration, horizontal and vertical conductor configuration. There is no method for prevention of such vibration. तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए जब भी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के डेंजर को अगर कम करना है तो हमको जो है हॉरिजॉन्टल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करना होता है, लेकिन कोई भी मेथड वाइब्रेशन को पूरी तरह से रोक नहीं सकती। तो इसका आंसर होगा देयर इज़ नो सच मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ सच वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो है वो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड यूज टू प्रोटेक्ट कंडक्टर अगेंस्ट हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट वाइब्रेशन। ठीक है, कंडक्टर्स को बचाने के लिए डैम्पर्स लगाए जाते हैं। डैम्पर्स रेजोनेंट वाइब्रेशन को सपोर्ट या फिर क्लैंप तक पहुंचने से
रोकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन, वर्टिकल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग डैम्पर्स, देयर इज़ नो मेथड फॉर प्रिवेंशन सच। तो इसमें जो है हम बाय यूजिंग डैम्पर्स, ठीक है, इसका जो है आंसर वो हो जाएगा बाय यूजिंग डैम्पर्स।